और सर हम लोग आज ये सिटिंग जो हो रही हैं, जो कन्वर्सेशन 5-6 सिटिंग्स हम लोग की शायद हो गई हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोग को शेयर करने को मिली। आज फिर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो अब क्योंकि इसी तरफ कन्वर्सेशन इन्हीं टॉपिक्स पे होता है तो उसी तरफ दिमाग भी जाता है, नई नई चीज़ें पैदा होती हैं कि वही संशय होता है मन में। अभी एक ये बहुत लाइफ में कि बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अटैचमेंट होता है लाइफ में, अटैचमेंट लोगों से होता है, अटैचमेंट लाइफ के प्रति है। तो और कुछ लोग कहते हैं भाई डिटैच होना चाहिए, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है अटैचमेंट और डिटैचमेंट में? विरक्ति और उसमें, विरक्ति तो शायद नहीं कहें लेकिन डिटैचमेंट वर्ड जो भी कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल लेवल पे, तो इन दोनों का डिफरेंस बताएं तो कुछ और क्लियर हो इस बारे में। तुम्हारे इस सवाल पर चर्चा करें इससे पहले हम स्वागत करते हैं आज हमारे जो विशेष मेहमान हैं रंजन जी और मुनिया जी। मुनिया हमारे बैचमेट मुकेश हैं, उनकी बहन है और ब्रदर-इन-लॉ है। पिछली बार कानपुर पोस्टेड था तब भी इन लोगों से बहुत घनिष्ठता थी, हमारे बहन ही रही है, तो ये लोग भी आए हुए हैं। और आपने हमारी किताबें भी खूब पढ़ी हैं, आज भिन्न 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 ऑर्फन भी खूब पढ़ भी रहे हैं, तो इसलिए इनकी बातचीत का भी स्वागत रहेगा। बहुत अच्छा। और रहा तुम्हारा सवाल जी कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट में या आसक्ति और विरक्ति में जीवन कैसे इनके बीच चलना चाहिए, तो पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो आखिर में जो गज़ल सुनाई थी उसकी वो गज़ल तुम्हें याद है कि न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से ऐसा ही सहज मेरा संन्यास रहा। मैं तो डायरियां लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि वो उपन्यास रहा। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों के बीच का संतुलन जीवन के लिए जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी चीज के पीछे दौड़ना भी है, बहुत इतना अटैचमेंट कि हम पीछे पीछे भागें, और इतना डिटैचमेंट या इतना रिपल्सन कि हर चीज के अपोजिट भागें। तो इस पुल और पुश इन दोनों फोर्सेस से मुक्त होकर के अगर हम जिए तो फिर जीवन का असली आनंद है। इन दोनों के बीच एक बैलेंस रखते हुए कहीं अगर सीखने पढ़ने समझने के लिए ध्यान की जरूरत हुई, जैसा मैंने कहा था, वो ध्यान भी कर लिया। उस ध्यान को अगर अटैचमेंट कहते हैं तो वहां तक उसकी भी जरूरत है। लेकिन पूरे जीवन में अगर हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होकर के रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान होकर के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जिससे हम अटैच्ड होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। हम अगर अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा इतना ज्यादा एक्सेसिव ध्यान देने लगे, अटैच्ड हो जाए, तो बच्चे को भी उसकी ग्रोथ को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के बीच में हमको बैलेंस करना। ठीक है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर, एक्सपर्ट कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर? बिल्कुल सही दादा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और जीवन का मतलब ही क्या है? जीवन का मतलब क्या है? जीवन इज नथिंग, ये दोनों के बीच में जो रास्ता है वही है जीवन, वही है वाकई हकीकत में जीवन वही है। रिपल्शन का मतलब ये है कि रिपल हो जाता है, सारी चीजें आपसे दूर हो जाती हैं। अगर हमें जाना है उस लेवल पर पहुंचना है, गौतम और इन लोगों के पर पहुंचना है, तो रिपल कर दीजिए सारी चीजें। अनाया जिसको रिपल करते हैं ऑटोमेटिकली स्टोन फेंकते हैं, यू जस्ट थ्रो इट एंड इट कम्स ऑटोमेटिकली बैक आता है। उसी तरह से रिपल करते हैं अगर किसी चीज को, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू अगेन। मगर जीवन में ऐसा भी नहीं कर सकते हैं ना भाई, कैसे हम इनको रिपल करते हैं? नहीं कर सकते हैं। अभी डॉक्टर महेंद्र भी आ गए हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा पर चर्चा में। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संजय ने एक प्रश्न किया था कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, अटैचमेंट और डिटैचमेंट कैसे गुजरनी चाहिए, इसी पर चर्चा कर रहे थे।
और जिस टर्म को मैं बार बार यूज करता हूँ, संवेदनशीलता, हम सबके प्रति सेंसिटिव हैं, तो उतना संवेदनशीलता तक का जो अटैचमेंट है वो जरूरी है, वो होना है, और वो जहां तक हो वहां। लेकिन डिटैचमेंट की बात आपने बुद्ध या किसी की भी कही, तो वो अगर घर से डिटैच होकर कहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जंगल चले जाते हैं। तो एक जगह से डिटैच होके या रिपल होकर दूसरी जगह अट्रैक्ट या अटैच हो जाते हैं। तो हम इस रिस्ट में तो रहेंगे ही। तो अटैचमेंट कहाँ से कहाँ तक, ये अलग मुद्दा हो सकता है। किससे अटैच हो रहे हैं और किससे डिटैच हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स बदल जाते हैं। लेकिन जब हमारी संवेदनशीलता वाली थ्योरी पे आ जाते हो, जब पूरी सृष्टि से संवेदनशील महसूस करते हो, तो कहाँ से अटैचमेंट और कहाँ से डिटैचमेंट, ये सवाल ही डिसअपियर हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा शायद इसमें ये भी कर सकते, अगर इसको समझा जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि डिटैचमेंट में आपको दूसरों के प्रति जो संवेदनशीलता वो बनी रहे, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, वो भी एक डिटैचमेंट की डेफिनेशन हो सकती है। कि भाई आपको कोई किसी से आप किसी को आप वो दें, अपना प्यार दें, और आप उम्मीद ना रखें कि भाई क्योंकि हम इसको प्यार करते हैं इसलिए उतना ही प्यार हमें इससे मिलना चाहिए। ये भी एक डिटैचमेंट की स्टेज हो सकती है क्या? तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ऑब्सेस्ड हो नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इसीलिए क्योंकि ये सब वीकनेसेस हैं, ये सब इमोशंस ऐसे हैं कि आदमी इसमें हो जाता है। एक्सपेक्टेशन वीकनेस नहीं है। ये सवाल तुम पूछ चुके हो, उस पर काफी हम लोग बृहद चर्चा हो चुकी है। अच्छा। कि जहां वो एक्सपेक्टेशंस समाज की भलाई के लिए हैं, व्यक्तियों की भलाई के लिए हैं, प्रकृति की भलाई के लिए हैं, वो सारे एक्सपेक्टेशन जायज हैं। जहां विराट संवेदना के लिए, विराट संवेदनशीलता के लिए एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जायज हैं। जहां एक्सपेक्टेशंस अपनी नीड तक एक्सपेक्टेशंस भी जायज हैं। जहां एक्सपेक्टेशंस अपने ग्रीड के लिए हो जाते हैं, फिर वहीं गलती होती है। वो हमें उसी की अदरवाइज एक्सपेक्टेशंस बुरे नहीं है। जब आप सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की बात करते हैं, जब हर अंग एक दूसरे से सेंसिटिव है, तो तो नेचुरली ये हमारे पैरों की एक्सपेक्टेशन इस आंख से है कि जब हम चलें तो रास्ता बताए। ये अगर एक पैर एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें कुछ चुभे नहीं, तो इस पैर का एक्सपेक्टेशन इस आंख से गलत नहीं है। उसी तरह से जब हम जिनसे समाज में जुड़े हैं और सबसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे प्रॉपर एक्सपेक्टेशन रखना ये जरूरी है। और ये हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन न रखा जाए, ये बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन बस वही है कि नहीं वो ग्रीड वाली बात है। जैसे लोभ है, अगर आप लोभ कर रहे हैं तो आप क्या हो जाते हैं? घूसखोर हो जाते हैं। अगर आप काम आपका एक लेवल से ऊपर चला गया तो आप बलात्कारी हो जाते हैं। वही से काम करते हैं तो सैलरी मिलना चाहिए, मेहनताना मिलना चाहिए, लेकिन काम करते हैं तो घूस मिलना चाहिए, ब्राइबरी होनी चाहिए, वो गलत हो जाता है। ये लोभ और जरूरत। वो बहुत अच्छा आपने जो कहा, नीड एंड ग्रीड ग्रीड इज द पैथोलॉजिकल एंड नीड इज द फिजियोलॉजिकल। नीड आपकी हेल्थी साइन है और ग्रीड आपका बीमारी वाला साइन है। पैथोलॉजिकल एंड नीड, ग्रीड इज कैंसर एंड नीड इज हेल्थ। यस, बिल्कुल ठीक। इसको बैलेंस बना के देखना और इसको हमेशा एक लाइन इसके अंदर खींच के रखना, ये समाज में बहुत जरूरी है। ये तो अभी बात हो रही थी, बहुत सुंदर परिभाषित किया है नीड एंड ग्रीड। और संवेदनशीलता और एक्सपेक्टेशन सभी का अपना अपना महत्व है। और जैसे गुरु नानक गए वहां पर संतों के पास जो कंदराओं में हिमालय के थे, अपने विचरण में गए तो उन्होंने कहा, मुनिवर आप लोग यहाँ कंदराओं में क्यों बैठे हुए हैं? आपका तो संसार जल रहा है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप वहां चलिए, आपकी तो आवश्यकता वहां है। बहुत अच्छी बात है। वाह। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी तो आवश्यकता वहां है, नानक तुम तो वस्त्र पहन के चले आए, मैं इसलिए वस्त्र पहन के आया हूं कि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, इसलिए मैंने अपना चोला बदला आपके मिलने के लिए, कि आपको बताऊं कि प्रभु आप चले वहां पर, वहां आपके संसार जगत जलंदा राख ले अपनी कृपा था, जगत जल रहा है, आप यहाँ के बैठे हो, आपकी जरूरत वहां है। वही डिटैचमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, उस समय डिटैचमेंट की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के भले के लिए आपको अटैचमेंट की जरूरत है। उस समय आप डिटैच होके चले गए तो ठीक। तो यहाँ मतलब गृहस्थ में रह के
और सभी को गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, उसमें आप मांगते नहीं, आप हाथ नहीं फैला, आप देने की अवस्था में हैं, तो वो सबसे अच्छी अवस्था कि आप देने की अवस्था में, मांगने की अवस्था में नहीं है। बौद्ध धर्म भी था, उसमें यह था कि सभी जाके भिक्षा मांगो, लेकिन वो इंडिविजुअलिस्टिक धर्म हो गया कि सभी अगर मांगने लगे तो देगा कौन? देने के लिए भी तो भाई कमाना चाहिए। तो इसलिए ग्रस्त जीवन में रह के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, अपना फर्ज पूरा करते हुए, समाज की पूरा करते हुए, संवेदनशीलता का वो फर्ज निभाते हुए अगर आप अपने जीवन को अच्छा रख सकते हैं तो बेस्ट पॉसिबल रास्ता वही होगा। ये श्रेष्ठ धर्म यही, अपना कर्म करते हुए और उसमें आप खचित ना हो जाए, उलझ ना जाए कि माया कमाने में फिर आप लग जाए कि धन इकट्ठा कर लो, 2 करोड़, फिर कहो 3 करोड़ हमारी, वही अभी बात उसी पे फिर ग्रीड के लेवल में ना हो। यही तो बस वो आदमी को अपना बैलेंस बनाए रखने का महत्व हो जाता है कि कैसे भूल जाता है। तुम्हारा अगला सवाल क्या था? दूसरा था एक्शन और रिएक्शन के बारे में कि किस को एग्जैक्टली हम मतलब कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि रिएक्शन भी एक प्रकार का एक एक्शन है, एक्शन तो अपना है ही है, बट रिएक्शन इज आल्सो एन एक्शन, बट हाउ दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता होगा? रिएक्शन तो यह है कि तुमने कुछ कहा या मेरे ऊपर कोई एक इम्पल्स आया जी, और उसी के रिएक्शन में, उसी की प्रतिक्रिया में या उसी के जवाब में मैंने कुछ किया जी, तुमने मुझे गाली दी, मैंने तुम्हें गाली दिया, तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, या तुमने जो कुछ मेरे साथ किया हमने उसको तो इमीडिएटली रिटेलिएट किया, तो ये तो रिएक्शन हो गया। एक्शन हम खुद सोच समझ कर कोई कार्य करते हैं, अपने विवेक से, अपने होशो हवास से, अपने टोटल ज्ञान से और अपनी समझ से जब काम करते हैं तो वो एक्शन है। रिएक्शन में ये हो जाता है कि फिर हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हमको कोई दूसरा कंट्रोल करने लगता है। सुबह हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, अब दिन भर हम उसी के रिएक्शन में उलझते रहे, यानी कि हमें दूसरा कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल हम नहीं कंट्रोल कर रहे। बहुत ये तो बहुत अच्छी सबसे बड़ा खतरा रिएक्शन का, प्रतिक्रिया का यही है कि हम अपने कंट्रोलर नहीं रह जाते हैं, हम केवल इन्वायरमेंट के या जो जहां जो टकराता रहता है वो एक रिबाउंड करते रहते हैं कैरम के कोर्ट की तरह से। एक्शन ये है कि हम खुद डिटरमिन करते हैं कि हम कहाँ क्या करेंगे। जो भी रिएक्शंस, जो भी हमारे ऊपर स्टिमुलाई आ रहे हैं उनको हम समझने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के लिए नहीं। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिएक्ट। हम सुने लेकिन वो रिएक्ट करने के लिए नहीं, समझने के लिए, और उसके बाद हम एक्ट कर सकते हैं। यह हमारा कॉन्शियस डिसीजन होगा कि हम कब कहाँ एक्ट करें। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं या ये डॉक्टर हैं सड़क पे जा रहे हैं, एक आदमी घायल मिलता है तो ये उसको देख करके इनके मन में ये आता है कि हम इसकी देखभाल करें, वो उसको उठाते हैं अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये इनका रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा, क्योंकि उस घटना को देख इन्होंने कॉन्शियसली सोच करके किया, रिस्पॉन्स है। लेकिन कोई आकर के हमको हिट कर दे और फिर हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे, वही करते रहे, अपना फिर कुछ कर ही ना पाए, हमें दूसरे गाइड करने लगे, वो रिएक्शन है। इसमें एक बहुत अच्छा कहा गया है, टू रिस्पॉन्ड इज पॉजिटिव एंड टू रिएक्ट इज नेगेटिव। एक नेगेटिव विचारधारा जो है वो रिएक्ट करना, कोई आदमी किसी आपकी बात पर रिएक्ट करता है, रिएक्ट भी कर सकता है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। फर्क यही करना है कि रिस्पॉन्स में विवेक बुद्धि जुड़ी हुई है, रिएक्शन में विवेक बुद्धि। वो तो बताया कि आप होश नहीं रहते। तुमने चूंकि रिस्पॉन्स वर्ड यूज कर दिया है तो इसको यूज करते हुए जो अंग्रेजी का टर्म बना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीधे इसी से बना हुआ है। वो जो रिएक्ट नहीं करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझता है, जिसको रिस्पॉन्स करने की जिसमें एबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है कि जो सिचुएशंस के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट नहीं करता। और इसमें फिर मैंने एक छोटी सी मेरी कविता है हाइकू, जिसका भाव यह है कि क्यों ना हम क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच, क्यों ना हम क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच रख दें थोड़ा ईश्वर, थोड़ा आकाश।
क्यों ना हम क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच स्पेस, हाँ, रख दें, थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा ईश्वर। कोई भी प्रतिक्रिया हमारे अंदर आई, कोई भी सॉरी कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी इनपुट आया, अब हम उसका आउटपुट देने के पहले अगर हम थोड़ा ईश्वर से कनेक्टिविटी महसूस कर लें, समष्टि से कनेक्टिविटी महसूस कर लें, या थोड़ा स्पेस, थोड़ा गैप ही दे दें, थोड़ा गैप ही दे दें, थोड़ा गैप ही तो 4-5 मिनट 10 मिनट, तो फिर हमारा जो रिएक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। इसका मुझे एकदम से अभी ये जो बात हो रही थी एकदम से ध्यान आया, इसका मैंने कहीं पढ़ा एक बड़ी अच्छी इसके बारे में कि बहुत सी चीजें जैसे अब यही है कि हम अगर आपको कुछ गलत कह रहे हैं तो इनके हाथ में तो ये है नहीं, हमने कहा तो इनके हाथ में तो है नहीं कि भाई तुम ये मेरे हाथ में कि तुम मुझे कहो। तो बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो कि आप कंट्रोल नहीं करते हैं। तो उसमें एक बड़ा छोटी सी बड़ी अच्छी स्टोरी इसी रेफरेंस में थी कि मान लीजिए आप कहीं ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं और ऐसे में आपके किसी घर वाले से या किसी सर्वेंट से आपके शर्ट पे या पैंट पे कोई चाय गिर गई, मान लीजिए चाय रखी यही गिर गई। अब इसमें हमारे दो ही होंगे, या तो हम इसको रिएक्ट करें या फिर अपना ये देखें विवेक कि भाई हमें कैसे इसमें इसके प्रति क्या हमें कहना। तो उसमें बड़ा अच्छा पॉइंट यही दिया है कि या तो हम उसको बता दें कि भाई बेटा तुम, या नौकर से कहें देखो आगे ध्यान रखना, जब अगली बार से ऐसा उठाओ चाहे या कुछ करो तो थोड़ा ध्यान से करना, और अपना जो भी कपड़ा गंदा हुआ अंदर जाए बदले और ऑफिस चले जाएं। तो वो हमारा वहीं का वहीं कंक्लूड हो गया, वो तो बात खत्म हो गई। और यदि अगर हमने उसको गुस्सा हो गए तो वो जो आपने कहा बहुत अच्छा कि फिर वो दिन भर वो स्टिमुली जो है नौकर आपको कंट्रोल कर रहा है, वही कंट्रोल करेगा, उसमें दोनों को डिस्टर्ब करेगा। तो बिल्कुल वो दिन भर और फिर दिन भर हमारी सारी एक्शन स्पेस जब देंगे गलत आप, होते जाएंगे। स्पेस जब आप देंगे तो विवेक को प्रवेश करने का मौका मिलेगा। स्पेस में जो अगर आप ईश्वर को स्पेस ही प्रवेश नहीं कर रहा है, देते, ईश्वर विवेक को रिप्रेजेंट कर आप रहा है। प्रवेश करने नहीं दे रहे उसको, आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, आप टाइम ही नहीं दे रहे। आप गैप करिए तो वो आए, तो आपको समझाए, आपको सही रास्ता दिखाए। और इसी चीज में वो आता है इस सब्लिमेशन, जो सिचुएशन आती है या जो ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें एंगर हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, उसको भी सब्लिमेट करें, ऊंचे ऊंचाइयों पर ले जाकर के सोचें। जैसे गांधी को जब वहां साउथ अफ्रीका में उस ट्रेन की बोगी से उतार दिया गया, सामान फेंक दिया गया, तो गांधी पे वहीं पे गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन को सब्लिमेट किया और अपने माइंड में ये रिजॉल्व किया कि जैसे इन्होंने ट्रेन से मुझे फेंका है वैसे मैं हिंदुस्तान से इन सबों को फेंक दूंगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई, शॉर्ट टर्म नहीं। जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं तब आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और बहुत दूर तक का आपके उसका असर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को नोटिस ही न ले। जैसे तुमने वो चाय गिरने की बात कही, अगर एक तो ये है कि वहीं गुस्सा होकर के और गए, जो जिस काम के लिए आगे गए थे वो चेन रिएक्शन में चलता चला गया और दिन खराब हो गया। दूसरा ये है कि हम उसको ड्रेस चेंज करके और चले जाएं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बाद में जब लौट जाए तब उसको समझा दें। तब समझा, मतलब जब हम रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होगा तब हम ये भी जानेंगे कि हम रिएक्ट कम करें, कब करें, अभी करना है या 10 घंटे बाद करना है, 4 दिन बाद करना है। लेकिन जब हम रिएक्टिव मोड में रहते हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं, फिर वो कोई गैप नहीं देते। ह्यूमन बिहेवियर है, ये ह्यूमन नेचर ऐसा है कि कोई भी बात होगी तो उसका इमीडिएट होता। और मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिस से ही, शायद प्रैक्टिस से और धीरे धीरे मैच्योरिटी जैसे से आती है, आदमी को थोड़ा गैप देना शुरू करता है। शुरू में नहीं हो पाता है, बड़ा गुस्सा इसमें मेरी डायरी राइटिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। कई बार वो उसी में निकल गया ना। ये भी लगता है ना कि किसी ने मुझे कुछ कहा, या मुझे, जैसे तुम्हें चाय वाला एग्जाम्पल है जी, उस जिसने गिरा दिया है जी, उसको समझाना जरूरी है। या ऐसे फैमिली मेंबर्स में किसी ने कुछ कह दिया, उनको समझाना जरूरी है। बहुत बार तो हम इसलिए तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं आगे कहीं भूल न जाए इसलिए जरूरी महसूस कर। उसके लिए मैं ये करता था कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है इमीडिएटली समझाने का तो डायरी में लिख लेता था, बाद में समझाऊंगा। जैसे एग्जामिनेशन के दिनों में खास तौर से
मतलब बस 15-20 दिन अगर हम रिएक्टिव मोड में रहे तो कितना टाइम, और हर मोमेंट प्रेशर से, तो 15-20 दिन तक कोई रिएक्शन नहीं करता था। जहां भी जिसने भी कुछ हर्ट किया डायरी में लिख लिया कि अब इसको उचित समय एग्जाम खत्म होने के बाद करूंगा। तो डायरियों ने मेरे रिएक्शंस को कंट्रोल करना और प्रोस्पोन करना बहुत ज्यादा मुझे सिखाया। I think this is a positive point to write diaries. Yes, हम भी सोचेंगे डायरी लिखना शुरू करते हैं। वो आपका जो रिएक्शन है ना, that is reduced to that now in my control. उस रिएक्शन की जरूरत है, चाहे जिस रूप में, चाहे अपने को क्लैरिफाई करने के लिए, चाहे उसको सुधारने के लिए, चाहे कोई चीज पॉइंट आउट करने के लिए, तो वह जरूरी है। उसकी जरूरत महसूस करते हुए डायरियों में सब नोट करता है उचित समय पे। बहुत कितना देखिए ये सब डायरी के यूज करने का एक अलग मोड, एक अंदाज आज पता लगा कि डायरी को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। हम डायरी को इस तरह हम सोचते थे कि डायरी दिन भर की चर्चा को रात में आदमी बैठ के लिखता है, लेकिन ये जो यूज है डायरी का, ये एक पॉजिटिव यूज ऑफ डायरी राइटिंग समझ में आया, ये हम फॉलो करेंगे। दिस इज अ डेप्थ ऑफ थॉट, किस गहराई तक दादा आप जाके सोचते हैं। ये हम तो देख के हैरान है और परेशान है कि कैसे आम आदमी वाकई नहीं पहुंच पाता है इन चीजों पर। नहीं, वो इस चीज की या तो शायद इम्पोर्टेंस नहीं उसको मालूम है, या वो मतलब अपने में सेल्फ सेंटर्ड है, कुछ देना नहीं चाहता, जो देना चाहता है वही सोचता है। इसकी एक वजह बस केवल यही है, अनअवेयरनेस है बस। यू आर नॉट अनअवेयर। जब तक आप अनअवेयर रहेंगे तो इन सब इसके बारे में कभी होगा ही। और एक प्रभु के द्वारा दी हुई सद्बुद्धि है जो शायद एक राइटर के रूप में आपको मिली है। नहीं, मैं यहाँ डिसएग्री करूंगा। प्रभु ने हर बच्चे को जिसको इस धरती पे भेजा सद्बुद्धि दे के भेजा। तो कैसे छीड़ कर उसके ऊपर तमाम धूल माटी जब जाती है उसको रोज थोड़ा साफ करते रहिए। कंडीशनिंग बहुत वो जो अवेयरनेस है, रोज थोड़ा अवेयरनेस का अभ्यास करते रहिए और संवेदनशीलता का विस्तार करते रहिए, तो ये सब चीजें अपने आप फिर होती है, मतलब मेंटेन रहेंगी। सद्बुद्धि ईश्वर ने सबको दिया है। वो बचपन से इतनी कंडीशनिंग होते होते सब आप एक किताब में है ना कि ईश्वर ने तो अपना स्मॉल एक सैंपल बना के भेजा। बिल्कुल एकदम अपने ऐसा ही छोटा सा बना के भेजा और मगर हम आके पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं।